नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के इतिहास के बारे में। मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो चुकी थी और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। उत्तरी तथा दक्षिण भारत में एक नया राजवंश सत्ता में आए। मौर्य साम्राज्य के विघटन का जो लाभ उठाया वो उत्तरी भारत में मुख्यतः विदेशी आक्रमणकारियों ने और दक्षिण में स्थानीय वंशों ने उठाया। इस नई व्यवस्था ने विदेशी आक्रमणकारी को प्रोत्साहित किया और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन और कला और धर्म और साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। मौर्य के पतन के बाद सत्ता जो थी वो शुंग वंश के हाथ में आ गई और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। 187 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी और एक सैनिक निरीक्षण के द्वारा उसने बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली, शुंग वंश की। तो शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें जो मिलती है वो साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्सों से मिलती है। साहित्यिक सोर्स में मुख्य रूप से पतंजलि का महाभाष्य, पुराण और कालिदास का मालविका का अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित और मेरुतुंग जो कि जैन लेखक हैं उनकी थेरावली, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास इससे मिलती है। अभिलेखीय साक्ष्यों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख और भरूच और सांची के स्तूपों से हमें शुंग वंश के कलात्मक इतिहास की जानकारी मिलती है। शुंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया तथापि वह स्वयं भी मौर्य वंशी था। ये दिव्यावदान में लिखा है, लेकिन ये बात बहुत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती क्योंकि यदि वह मौर्य वंश का ही होता तो उसे साम्राज्य का विनाशक नहीं कहा जा सकता था। कुछ विद्वानों के अनुसार शुंग या तो ईरानी थे या उनका संबंध ईरान से था। ऐसा इस आधार पर माना जाता है कि शुंग वंश के शासकों के नामों में मित्र और ईरान में प्रचलित मित्र जैसे सूर्य की पूजा से संबंधित था। ये तर्क भी सही प्रतीत नहीं होता है। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि पुष्यमित्र मौर्य वंश के राजपुरोहित का पुत्र था और अशोक की धार्मिक नीति से क्षुब्ध होकर राजपुरोहित और उसके वंशज जो थे वो धार्मिक क्रियाकलापों से अलग हो गए और उन्होंने सेना में नौकरी कर ली और इसी क्रम में पुष्यमित्र भी जो था वो सेनापति बन गया। और अन्य उपलब्ध प्रमाण भी शुंगों को ब्राह्मण ही बताते हैं। पाणिनि ने उन्हें भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण कहा है और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र उसको वैदिक वंशीय और काश्यप्य गोत्र से संबंधित माना है। और तिब्बत इतिहासकार लामा तारानाथ भी शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं और पुष्यमित्र को ब्राह्मण राजा कहते हैं। इसके अलावा शुंगों की वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति और बौद्धों की शुंगों के प्रति विरक्ति को देखकर भी अंदाजा लगा जा सकता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए वैदिक या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। अब पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने कि उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में जो गिरती हुई राजसत्ता है उसके गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी बुद्धि और सेना के बल पर फिर से राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और यवन आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पुष्यमित्र के आरंभिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था जिसने कि मौर्य सत्ता को समाप्त करके 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की सत्ता स्थापित की थी। उसने राजनीतिक एकीकरण का भी प्रयास किया। मौर्य साम्राज्य में शुंग वंश की सत्ता स्थापित करते ही पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। सत्ता के हस्तांतरण और केंद्रीय शक्ति के कमजोर होते ही साम्राज्य के विभिन्न भाग जो थे उस समय स्वतंत्र हो रहे थे, इसलिए पुष्यमित्र के सामने सबसे बड़ी यह समस्या थी कि किस प्रकार वह साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। पुष्यमित्र ने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के साथ ही कौशल, वत्स और अवंती पर पुनः अपनी पकड़ मजबूत करी। और अवंती राज्य में स्थित एक विदिशा नगर था जो कि पूर्वी वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में जो बेस नगर है वही विदिशा नगर है। वहां पर साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की।
जिससे कि दूरस्थ प्रदेश जो थे, जो कि पाटलिपुत्र से दूर थे, उन प्रदेशों पर सुगमता से नियंत्रण रखा जा सके। विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया और अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने कौशल में तथा नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश में भी अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके उपराजा बहाल किया था। तो इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके पुष्यमित्र ने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया और स्वयं वह पाटलिपुत्र से शासन करने लगा। उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी विदर्भ का युद्ध। विदर्भ राज्य का उत्थान जो था वो मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर ही हुआ था। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त के समय में मगध दरबार में दो शक्तिशाली गुट थे, मंत्री जिसको अमात्य वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा वर्ग था सेनापति वर्ग। यज्ञसेन जो था वो मंत्री वर्ग के समर्थन से विदर्भ का शासक बन गया और वृहदत्त की हत्या के बाद उसने अपने आप को फ्री शासक घोषित कर दिया। सेनापति पुष्यमित्र शुंग और यज्ञसेन में शत्रुता हो गई। मालवी का अग्निमित्रम से यज्ञसेन और पुष्यमित्र के बीच जो संघर्ष हुआ उसका विवरण मालवी का अग्निमित्रम से मिलता है। यज्ञसेन ने अपने चचेरे भाई माधवसेन, जो कि अग्निमित्र का मित्र था, उसको बंदी बना लिया था, जिससे अग्निमित्र जो था वो यज्ञसेन से नाराज हो गया, जिससे संघर्ष शुरू हो गया इन दोनों में और युद्ध में यज्ञसेन की फिर हार हुई। उसके बाद माधवसेन को रिहा कर दिया गया। फिर विदर्भ का जो राज्य था वो यज्ञसेन और माधवसेन में डिवाइड हो गया, विभक्त हो गया। दोनों के जो राज्यों की सीमा थी उसको वर्धा नदी तक सीमित कर दिया। दोनों शासकों ने पुष्यमित्र को अपना राजा मान लिया, जिससे कि पुष्यमित्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यवन युद्ध ये भी पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। ये दूसरी इसकी महत्वपूर्ण घटना है इसके काल की। भारत पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के साथ हुआ था और मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से बढ़ते हुए जो साकेत, यानी जो अभी का उत्तर प्रदेश का अवध वाला हिस्सा, माध्यमिका, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और सिंधु तक यवनों ने आक्रमण किए। तो पुष्यमित्र ने यवनों को यहाँ से पीछे की ओर धकेल दिया। इस समय लेकिन बाद में यवन फिर भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने फिर से आक्रमण करके साकेत, पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो गार्गी संहिता के युग पुराण से मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालवी का अग्निमित्र में भी यवन आक्रमण के उल्लेख की हमें जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र के समय डिमेट्रियस और मिनांडर के नेतृत्व में 2 बार यवन आक्रमण हुए, जिसमें पुष्यमित्र की ही विजय हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार, विदर्भ और यवनों पर विजय प्राप्त करने के अलावा पुष्यमित्र ने भारत के पश्चिमी भाग पर भी विजय प्राप्त करी। दिव्यावदान और लामा तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर और सियालकोट पर भी विजय प्राप्त की। मेरुतुंग के विवरण से पता चलता है कि पुष्यमित्र का अवंती पर, अवंती यानी उज्जैनी पर भी अधिकार था और अपने 36 वर्षों के शासनकाल में पुष्यमित्र ने साम्राज्य को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाया और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विदेशी आक्रमणकारियों पर अंकुश लगाना। उसने अपने साम्राज्य की सीमा दक्षिण में नर्मदा नदी तक बढ़ा ली और पंजाब के महत्वपूर्ण भागों पर भी अधिकार कर लिया था। मगध के निकटवर्ती क्षेत्र थे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक भी उसका राज्य फैला हुआ था। मगध, कौशल, साकल भी उसके अधीन थे और मालवा और विदर्भ जो था वो पुष्यमित्र के नियंत्रण में थे। प्रशासनिक व्यवस्था, पुष्यमित्र सिंह के समय के जो प्रशासनिक संगठन पर बहुत अधिक ध्यान दिया। शुंगकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी पतंजलि और जो कालिदास की रचनाएं हैं उससे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण मंत्री परिषद की जानकारी मिलती है। राजा के अलावा युवराज की भी परिषद थी जो कि आवश्यक विषय पर मंत्रणा देती थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोटे तौर पर पुष्यमित्र ने मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया होगा। सेना के गठन पर पुष्यमित्र शुंग ने विशेष ध्यान दिया क्योंकि हिंद यूनानियों का दबदबा उस समय पड़ रहा था, पश्चिमी उत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने राजकुल के सदस्यों को ही प्रांतीय प्रशासक के पद पर नियुक्त किया और शासक बनने के बाद भी पुष्यमित्र ने कोई विशेष एक राजकीय पदवी प्राप्त नहीं करी। उसकी उपाधि सेनापति या सेनानी की ही बनी रही थी। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक रीति, धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुष्यमित्र का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण था और उसके समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र ने पुनः वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। इस समय पूजा, यज्ञ, बलि प्रथा जिसे कि अशोक ने बंद करा दिया था वो फिर से जीवित हो उठी। स्वयं पुष्यमित्र ने विदर्भ और यवनों पर
विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाए और ये संभावना व्यक्त की गई कि पुष्यमित्र ने पहला अश्वमेध यज्ञ तो मगध का शासक बनने के बाद, और जो दूसरा किया था अश्वमेध यज्ञ वो यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में किया था। अश्वमेध यज्ञ करने का पहला जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है पुष्यमित्र शृंग का, वो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। एक यज्ञ के दौरान पतंजलि ने पुरोहित का भी काम किया था, जिससे ये पता चलता है। जहाँ पुष्यमित्र शृंग एक तरफ से वैदिक या ब्राह्मण धर्म का संरक्षण कर रहा था और उसके उद्धारक के रूप में फेमस था, वहीं वह बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में भी कुख्यात था। बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी और संहारक बताया गया है। दिव्यादाउन के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा करवाई कि प्रत्येक बौद्ध के सिर के बदले वो 100 स्वर्ण मुद्राएं 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। साकल का जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, जो उसकी आज्ञा से ही नष्ट किया गया था। तारानाथ भी पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों पर किए गए अत्याचार की पुष्टि करते हैं। ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि स्वयं बौद्ध ग्रंथ ये स्वीकार करते हैं कि उसका धर्म विरोध किसी धार्मिक भावना के कारण नहीं था, वरन व्यक्तिगत ऐश्वर्य के निमित्त ही अधिक था। क्योंकि अधिकांश विद्वान पुष्यमित्र शृंग को एक सहिष्णु शासक भी मानते हैं। उनका कहना है कि पुष्यमित्र शृंग के शासनकाल में ही भरहुत बौद्ध गया और सांची के स्तूपों का नया स्वरूप दिया गया था और उनके आकार को बढ़ाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो अत्याचारी था, बौद्धों पर अत्याचार करता था, ऐसा नहीं है, ये अधिकांश विद्वान मानते हैं। दिव्यावदान में भी यह उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शृंग ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी बनाया था। इसलिए स्पष्ट है कि पुष्यमित्र शृंग ब्राह्मण धर्म का प्रचारक होते हुए भी एक सहिष्णु शासक था। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्धों पर जो भी अत्याचार हुए वो इसलिए हुए कि बौद्ध भिक्षु राजनीतिक षड्यंत्र में भाग ले रहे थे और यूनानियों की सहायता कर रहे थे, और राज्य की सुरक्षा के लिए और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक हो गया था। मगध या मध्य भारत में बौद्धों पर अत्याचार के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पुष्यमित्र शृंग के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शृंग की जो मृत्यु हो गई थी वो 151 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसकी मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर ही शुंगों की सत्ता जो थी वो समाप्त हो गई, और पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। अग्निमित्र के 8 वर्ष के शासनकाल के बाद ही 143 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अग्निमित्र के 2 पुत्र वसुज्येष्ठ और वसुमित्र 143 ईसा पूर्व से 126 ईसा पूर्व के तक इन्होंने राज किया। वसुमित्र के बाद उसका उत्तराधिकारी बना भद्रक, जिसे उद्रोक आंत्रक या अंतक भी कहते हैं। भद्रक या आंध्रक के बाद क्रमशः पुलिंडक, घोष और फिर वज्रमित्र राजा हुआ। नवा शुंग शासक था भागवत। इसके शासनकाल में यूनानी राजा एंटियोक्लेस के राजदूत हेलियोडोरस जो था वो शुंग के दरबार में आया था और भागवत के दरबार में आया था, और यूनानी होते हुए भी उसने बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी, और इस पे खुदे अभिलेख में शुंग शासक काशीपुत्र भागवत जो है वो उल्लेखित किया गया। भागवत जो था वो शुंग वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था और जिसने करीब 32 वर्षों तक शासन किया। इसका शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जो कि अत्याचारी शासक था, और पुराणों से ये पता चलता है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद देवभूति के अमात्य वसुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी, और देवभूति के साथ ही शुंग वंश का अंत हो गया। तो अंतिम शुंग वंश शासक था देवभूति। वसुदेव कण्व के राजा बनते ही एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का क्या महत्व है इतिहास में? प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म और कला के क्षेत्र में शुंग शासन का एक विशिष्ट स्थान है। शुंग ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद पुनः राजनीतिक एकीकरण और आधिपत्य कायम करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र ने विदेशी आक्रांताओं यवनों को परास्त करके उन्हें मध्य भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने से रोका। यूनानियों और शुंगों ने मैत्री की नीति अपनाकर शांतिपूर्ण वातावरण तैयार किया, जिससे कि साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। शुंगों ने वैदिक धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इस समय मनुस्मृति की रचना इसी समय शुरू हुई, जिसने वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और वर्ण व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। पतंजलि जो गोंदार्ध यानी विदिशा और उज्जैन के बीच वाला हिस्सा वहाँ के निवासी थे, उन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर अपनी महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य लिखी। शुंग काल में कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मौर्यकालीन राज्य कला के स्थान पर अब शुंग कालीन लोक कला का विकास हुआ।
भरूच और विदिशा जो शुंगकालीन कला के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। भरूच का स्तूप जो है वो शुंगों की ही देन है। सांची और बोधगया के स्तूपों की वेदिकाएं भी इसी समय बनाई गई थी और विदिशा में कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ। तो ये है, आप देख रहे हैं सांची का स्तूप। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा शुंग काल का इतिहास। थैंक यू।